आज भी टॉप 10 क्वेश्चन है और हम टॉप 10 की तरफ ले चलेंगे और बताना चाहेंगे कि लाइफ में कभी खुशी कभी गम होती है। तो जब खुशी होती है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जब दुख होते हैं या परेशानी होती है तो हम लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लाइफ जो ज़िंदगी बना है वह मेहनत करने के लिए बना है, आपको रेस्ट करने के लिए नहीं बना है ना। तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मेहनत के बदल तो बढ़ते हैं, है ना, और मेहनत करना भी चाहिए, है ना। तो मेहनत कब करेंगे? जब हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो, नहीं तो फिर ऐसा ही लाइफ को गंवाते हैं। तो गंवाना नहीं है, मेहनत कीजिएगा तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। और मेहनत से जितना आपको संतुष्टि मिलेगी उतना किसी चीज़ से नहीं मिलती है ना। तो हम मेहनत किसके बेस पे करेंगे? तो पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो कि आपको नीचे से उठा के ऊपर की तरफ बैठाएगा, है ना। तो पढ़ाई की तरफ अगर मेहनत आप करते हैं तो काफ़ी आपको आने वाले कल में रिलैक्सेशन, आपको आराम मिलने वाली है। तो आराम तब मिलेगी जब चलेंगे हम टॉप 10 की तरफ, है ना स्टूडेंट। हम टॉप 10 की तरफ चलेंगे और टॉप 10 से रिजल्ट बना के और आराम की सांस लेंगे। तो आराम की सांस लेने के लिए आपको टॉप 10 की तरफ चलना पड़ेगा। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि चाय, है ना, चाय से क्या होता है कि जैसे देखिए हम लोग चाय पीते हैं तो क्या होता है कि उस समय फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन उसका भी इफेक्ट पड़ता है ना। पहले आप देखे होंगे कि बच्चे को चाय नहीं दिया जाता था, अभी सारे बच्चे रेगुलर में चाय पीने लगे। भाई, चाय पीना एक अभी फैशन बन गया है, लेकिन उसको फैशन को नहीं बनाना है। जब तक आप स्टूडेंट है चाय को इग्नोर कीजिए और, है ना, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि चाहे वो एक परत जमाती है माइंड पे, जो कि क्या होता है ना, वो परत जमने के बाद उसका जो आपके लर्निंग पावर है, इस सब को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ना। आप तो यानी कि पढ़ने में उसमें अगर माइंड फ्रेश हो जाएगा और पढ़िएगा, लेकिन उसका इफेक्ट बाद में पड़ता है। तो इस सब पर ध्यान नहीं देते हुए हम चाय की तरफ चलते हैं कि चाय में कौन सा पदार्थ उत्तेजित पदार्थ है ना। अगर चाय है तो उसमें कौन सा उत्तेजित पदार्थ है? तो कैफीन बताया गया है। कैफीन पाया जाता है जो उत्तेजित पदार्थ के नाम से जानते चाहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का मीरा, जो आधुनिक भारत है उसको मीरा यानी कि बनाने वाले कौन थे? कवि कौन ऐसा महान आदमी थे जिनको आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा, है ना, तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा के नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा आपके सामने। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यानी कि जब स्वतंत्र होने वाला था भारत, तो उससे पूर्व, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन आप जानते होंगे, नरम दल और गरम दल में हुआ था। उसका भी रीजन होता है ना, कोई भी चीज़ टूटता है जुड़ता है तो उसका रीजन रहता है। क्या रीजन था? अगर उस समय, है ना, विभाजन नहीं होता तो देश को आज़ाद होने में और टाइम लगना ही था, है ना। देखिए, आप घर में चाहे परिवार कहीं भी है तो आप ऐसे पड़े रहिए तो आपको काम करवाते रहेगा। हाँ, कहीं वर्क करने जाइए चाहे कुछ कीजिए तो लगातार हाँ चलते रहो, है ना। आप पर अत्याचार भी हो रहा है तब पर भी हम खींच रहे हैं, लेकिन उस समय आपको बोलना भी है ना। नहीं बोलिएगा तो अगला आप पर अत्याचार भी करेगा और आप सहते गए तो फिर नुकसान है। लेकिन आज के समय में कुछ सहना भी सही होता है ना। गांधी जी बोले, एक झपट मारे, एक गाले मारे तो दूसरे गाल गिरा दो। कभी कभी होता है कि जैसे, है ना, आप नुकसान में ना चल जाए। देखिए, अब किसी आदमी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या होता है कि हम नुकसान में ना चले जाए।
आपको एक झपट मार दिया आपने, फिर उसको सर फाड़ दिया, तो केस खुदाई सारे सारे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज के समय में आपको थोड़ा बहुत है नुकसान सहना पड़ेगा, और तभी अभी लाइफ में बढ़ पाइएगा, नहीं तो फिर बर्बादी की तरफ तो है ही रास्ता। वही बोला कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1907 में विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। 1907 ईस्वी में, और होना था, नहीं होता तो आज मेरा देश आजाद नहीं रहता। देखिए प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, मंदिर के बारे में देखिए हर क्लास में 1-2 यानी क्वेश्चन रहता है मेरा कि ये मंदिर कहाँ है, वो नदी कहाँ पे है ना। तो जी के जीएस का मतलब हो कि सारे कॉम्बिनेशन होके चलेगा, सारे कॉम्बिनेशन होके चलेगा तभी आपका रिजल्ट बनाएगा, इसलिए कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में है ना, और कहाँ पे है लिख रहा हूँ, मदुरई। मदुरई में है, इंडिया में है, बाहर नहीं है। फिर कौन सा नदी है जो मकर रेखा को, देखिए मकर रेखा है ना, मकर रेखा है, तो मकर रेखा की कौन सा नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है ना, एक बार डबल बार काटती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन यानी कि हर एग्जाम में टाइप यानी कि करता है एग्जामिनर, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिम्पोपो, लिम्पोपो है ना, नदी है जो 2 बार, जो लिम्पोपो नदी है वो 2 बार काटती है मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखना। फिर है कि राज्यसभा, जो राज्यसभा है उसका पदेन राष्ट्रपति कौन होता है, तो फर्स्ट में देखिए उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर है कौन सा समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में, यानी कौन सा समिति है, कौन सा समिति है जो है ना मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, कौन सा समिति की तहत है ना, तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। एक जोड़ा गया 1976 में है ना, 42 में देखिएगा जी, जो अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया है वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और ये जोड़ा गया था 1976 में 42 में संविधान संशोधन में है ना। तो ये भी याद रखिएगा, एडिशनल क्वेश्चन यानी कि 2-3 इसमें निकल रहे हैं है ना, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कैसे क्लियर। और बता रहे हैं कि अब जब पढ़ाई कीजिए तो नोट बनाइए, जब तक आप नोट नहीं बनाइए देखिए आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे है ना, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप कितना रिपीट करते रहेंगे, इसलिए एक नोट टॉप 10 करके बनाइए और टॉप 10 में टॉप 10 ही क्वेश्चन लिखिए। फिर है कि कील नगर, जो कील नगर है किस देश में है या कहाँ पे है ना, कौन सा देश है, कहाँ पे है, ये सब थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन देगा तो आपको कील करना पड़ेगा। तो जर्मनी में कील नगर है।
जर्मनी में है। फिर है वह कौन सा मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। रेडियो तरंग उससे परावर्तित होके वह किरण रिटर्न होके आती है। तो आयन मंडल का नाम सुनेंगे या आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। चलिए भूल गए तो इसलिए हम तो याद दिला रहे हैं ना कि आपको याद हो जाए। आयन मंडल आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को प्रभावित कर देता है। देखिए वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो विदेश नहीं गया। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री जो विदेश, अभी जो प्रधानमंत्री है वो जा रहे हैं। देखिए जाने और न जाने से क्या उसका इफेक्ट है नहीं है वो आप हम बताएंगे। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे आप अपने घर में हैं, दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ कल्चर देखते हैं, वहाँ का रहन सहन हर चीज़ देखते हैं। तो क्या आपको माइंड में आता है कि हमें अपना परिवार को, अपना गांव को, अपना ज़िले को बेटर बनाए। उसी तरीक़ा से अगर जैसे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, है ना, तो उनका भी मोटिव होता है कि मेरे देश में यानी कि क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ लाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा देश प्रोग्रेस में रहे और प्रोग्रेस बने। सब अपने परिवार के लिए करता है ना। और प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए थे उस समय। देखिए मेरा देश है ना आज़ाद हुआ था, उस समय इतना एक्सपेंडिचर था, इतना कर्ज था, इतना यानी कि इंडिया लो पे चला गया था, जिससे उठते उठते काफ़ी अभी टाइम लग गया है ना। तो उस समय जैसे अपना घर में अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तभी तो जाइएगा ना, तभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तभी तो जाइएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो जा पाइए, नहीं जा पाए। पैसा रहेगा जाइएगा, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं जाइएगा। यही से रीजन के कारण नहीं गए तो उनका नाम आया। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने जो विदेश जाने वाले नहीं थे। किस लिए जाते भाई? मेरा घर में अभी पैसा रुपया है नहीं, जाने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किस लिए जाना है ना। जब सही हो जाएंगे, जब अच्छा हो जाएगा मेरा देश, फिर विदेश के कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो हम बताएंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीक़ा से आते रहिए, हम इसी तरीक़ा से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आपको अच्छे टॉपिक पढ़ा के आपको रिजल्ट दिलाएंगे, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।